नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई द्वारा और समय मांगे जाने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सभी डेटा चुनाव आयोग के साथ साझा करे, जिसके बाद चुनाव आयोग को 13 मार्च तक चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं को खुलासा करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस बीच एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आज या कल में अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सोमवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है और इसके बाद पार्टी कल मंगलवार तक नई लिस्ट जारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस दूसरी लिस्ट में बीजेपी के 150 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की संभावना है। वहीं आज कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधनों का बनना और टूटना लगातार जारी है। इसी कड़ी में खबर है कि वामदल सीपीआई ने झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाता तोड़ लिया है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने रविवार को कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि फिलहाल झारखंड से सीपीआई का कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। सीपीआई सचिव महेंद्र पाठक ने बताया कि हमने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं की, इसलिए सीपीआई ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने का फैसला पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने तेलंगाना में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन के लिए बातचीत को हरी झंडी दे दी है। जानकारी देते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने रविवार को बताया कि बसपा के केंद्रीय समन्वयक और सांसद रामजी पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए जल्द ही हैदराबाद पहुंचेंगे। इसके साथ इन्होंने बीआरएस के साथ अग्रिम बातचीत के लिए सहमति देने के लिए बसपा प्रमुख मायावती को धन्यवाद दिया और ये भी दोहराया कि बीआरएस के साथ गठबंधन किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उनके ही संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रविवार को जब वह कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, तभी उनके काफिले को कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और कार्यकर्ता एक हाथ में बीजेपी का झंडा और दूसरे हाथ में काला झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह उन्हें रास्ते से हटाकर काफिले को रवाना किया। कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता कमीशनखोरी को लेकर आक्रोशित थे और इस दौरान उन्होंने गिरिराज सिंह मुर्दाबाद और गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे भी लगाए। खबरों के मुताबिक लोग इस बात पर नाराज हैं कि गिरिराज सिंह ने इलाके में कोई काम नहीं कराया है। कर्नाटक से बीजेपी सांसद आनंद कुमार हेगड़े का एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए पार्टी को अकेले 400 सीटें लानी होंगी। वहीं अब उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना, उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पुंग बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं।
बीजेपी सांसद आनंद कुमार हेगड़े द्वारा दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी ने सांसद की टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संविधान पर सांसद आनंद कुमार हेगड़े की टिप्पणी उनके निजी विचार हैं और यह पार्टी के रुख को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। बीजेपी देश के संविधान को बनाए रखने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है और हेगड़े से उनकी टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगेगी। एनडीए से नाराजगी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि हर पार्टी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। कल रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मीडिया के समूह को देख सकता हूँ जो ये जानना चाहता है कि मैं किससे जुड़ा हूँ, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि चिराग पासवान केवल बिहार की जनता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके पक्ष में रहें और ऐसा इसीलिए क्योंकि लोग उनके बिहार फर्स्ट विजन से प्रभावित हैं, जो राज्य को लंबे समय से चले आ रहे पिछड़ेपन से बाहर निकालना चाहता है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान को विपक्षी गठबंधन इंडिया से भी ऑफर मिला है और उसके बीच चिराग पासवान का यह बयान आया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बंगाल की बहरमपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और बहरमपुर सीट से वर्तमान सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेजती। उसमें भी बाहर के लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अगर ममता बनर्जी की यूसुफ पठान के बारे में अच्छी सोच होती तो गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती, लेकिन उन्हें यहाँ इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी को डर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईडी सीबीआई को घर घर भेज देंगे। उनके आदेश पर ईडी और सीबीआई टीएमसी के घर घर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी पर खतरा बढ़ सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि मोदी को नाराज ना करने के लिए ही वो गठबंधन से खुद को अलग करना चाहती हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2024 के एकेडमी अवार्ड्स में फिल्म ओपेनहाइमर ने जलवा बिखेर दिया है। इस फिल्म ने 7 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत का अवार्ड मिला है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार को अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के लीजे हयुई और यांगपो हुआन की जोड़ी पर सीधे गेम में जीत के साथ दूसरी बार फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीता है। बता दें कि इस जोड़ी ने 2022 में भी इस खिताब को अपने नाम किया था और 2019 में यह नंबर 1 जोड़ी फ्रेंच ओपन में उप विजेता रही थी। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में कल रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 1 रन से जीत दर्ज की है। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी के आगे 182 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी आरसीबी 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी और उसे 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली की इस जीत से आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने पर संकट के बादल छाने लगे हैं और दिल्ली पॉइंट टेबल में मुंबई को दूसरे स्थान पर पहुंचाकर खुद टॉप पर आ गई है। पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर्स में हिस्सा लेने की दौड़ से पहलवान बजरंग पूनिया और रवि दहिया बाहर हो गए हैं। दरअसल उन्हें नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में ही हार का सामना करना पड़ा। बजरंग पूनिया को 65 किलोग्राम भार वर्ग के पुरुषों के फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल मैच में रोहित कुमार से 1-9 से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं चोट से उबरने के बाद रवि दहिया भी अच्छा प्रदर्शन करने से चूक गए और ट्रायल्स के पहले मैच में वो अमन से 13-14 से हार गए और दूसरे मैच में उदित से हारे। अब इस हार के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 क्वालिफिकेशन राउंड से दोनों ही बाहर हो गए हैं। बता दें कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 11 से 16 अप्रैल के बीच आयोजित होगी, जबकि एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स 19 से 21 अप्रैल के बीच आयोजित होगा। रमज़ान के महीने को लेकर सऊदी अरब ने कहा है कि वहां कल रविवार को चांद दिखाई दिया है और इसके दूसरे दिन यानी आज 11 मार्च से रमज़ान का महीना शुरू होगा।
बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में रमज़ान का महीना सऊदी अरब की घोषणा के अनुसार ही शुरू होता है और चांद दिखाई देने के एक दिन बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर इजरायली प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा में युद्ध के लिए इजरायली नेता बेंजामिन नेतन्याहू का नज़रिया इजरायल की मदद करने से ज़्यादा इजरायल को नुकसान पहुंचा रहा है। अब उनके इस बयान पर एक इंटरव्यू के दौरान जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगर बाइडेन के कहने का मतलब ये है कि मैं बहुसंख्यकों और बहुसंख्यक इजरायलियों की इच्छा के खिलाफ निजी नीतियों को अपना रहा हूँ या फिर इजरायल के हितों को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, तो वे दोनों मामलों में गलत है। उन्होंने कहा कि मेरी नीतियों को इजरायलियों का भारी समर्थन प्राप्त है। हमास के आतंकियों को खत्म करने की हमारी कार्रवाई का इजरायली समर्थन कर रहे हैं। इजरायली कहते हैं कि एक बार जब हम हमास को नष्ट कर देंगे तो हमारा आखिरी काम होगा गजा का प्रभारी फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपना, जो अपने बच्चों को आतंकवाद के प्रति शिक्षित करता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।